हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट जो ईडूट एरिया का है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ना टोटल 51 सेट है और इसमें मैंने 12 सेट ऑलरेडी करवा चुकी हूं, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बना होगा बिहार जी के और एटलस, उसे एक ही प्लेलिस्ट में दोनों बना है, बिहार एटलस और बिहार जी के। जो एटलस है महेश कुमार बर्नवाल और सीएमई का है और ये बिहार जी के जो ईडूट एरिया का है। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस पे है। तो इसमें टोटल 51 सेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले ही सारे कुछ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सेक्शन आते हैं ना, सारे कुछ अवेलेबल है इस सेट में। एक ही सेट में सारे कुछ कर दिया गया है और एक सेट में ना 50 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ईडूट एरिया का ही जुनून सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और उसका करंट अफेयर आदि और जो अलग अलग क्लासेस का जो खान ग्लोबल स्टडी या फिर परम आईएएस का, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ पीडीएफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के पहला क्वेश्चन से कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। तो लिपि अगर पूछा जाए ना तो ये ब्राह्मणी लिपि है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो बिहार से प्राप्त हुए हैं। और अरमाइक कहाँ, तो अरमाइक आपको अफगानिस्तान से मिल जाता है जो लिपि जो अभिलेख है। और खगोष्ठी पाकिस्तान के क्षेत्र से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के क्षेत्र से ब्राह्मणी लिपि मिलता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो वो पावापुरी में दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो अंतिम उपदेश वहीं पे दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र जो है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। जो जैन संगीति 2 ही हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला हुआ था जो स्थूलभद्र किए थे और दूसरा आपको बल्लवी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। तो ये धनानंद थे फ्रेंड, धनानंद जो नंद वंश के थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और जो अंतिम शासक थे उन्हीं को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सब क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से राजधानी बोल रहा है ना फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोका। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोका, क्योंकि अस्थायी राजधानी बोलेगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो ये बनाए थे उदयन, जो हर्यक वंश के राजा थे। लेकिन इसको अस्थायी रूप से कालाशोका बनाए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शिशुनाग थे ना, जो शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे, उन्होंने इसकी राजधानी वैशाली ले गए थे और कालाशोका वापस उसको राजधानी पाटलिपुत्र में ले आए थे। और कालाशोका के ही समय में बौद्ध का द्वितीय संगति हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शासन के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवपाल। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। तो शाह आलम द्वितीय के फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय बक्सर युद्ध में जो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था ना, उसमें शाह आलम द्वितीय भी सम्मिलित थे और वो तीनों हार चुके थे ना। तो इसके वजह से फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त वो हुआ था, 12 अगस्त 1765 में। तो उसी टाइम में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का लगान वसूली करने के लिए दे दिया था अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। तो पटना, सारण, शाहाबाद, ये तीनों जगह पे किया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 का डी। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस किसान सभा
कौन सा, तो किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। तो औपचारिक रूप से कब हुआ था पटना में, पटना के बिहटा में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा ए 4 मार्च 1928 को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन हुआ था पटना के बिहटा में। और कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो खिलजी कालीन सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी के बारे में पूछ रहा है, पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किए थे। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां के समय में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज, ध्यान रखिएगा, राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह प्रथम मुगल राजकुमार था। तो किसके टाइम में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये जहांगीर के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर का ही पुत्र थे परवेज, जिन्हें बिहार में बनाया गया था सूबेदार। नेक्स्ट है बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाए दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख चाणक्य ने हुगली शहर को लूट लिया था। तो ये किसके टाइम में हुआ था फिर, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, शाइस्ता खां। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपनी अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था। तो ये पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन है फ्रेंड्स, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया जिला में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है और आगे भी पूछेगा, क्योंकि बिहार में ना 2 ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, एक बांकीपुर पटना जो 1912 में हुआ था और एक 10 साल बाद 1922 में गया में हुआ था। और ये कौन सा क्रम है, तो क्रम याद रखिएगा, 37वां क्रम है फ्रेंड्स। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे, तो अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, आंसर हो जाएगा 15 का बी। नेक्स्ट है और मधोलकर कौन थे फ्रेंड्स, तो मधोलकर जो प्रथम हुआ था 1912 में, तो उसमें पटना में बांकीपुर में हुआ था, उनके अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर जी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, तो बिहार के प्रतिनिधियों ने 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो 1886 में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना 1885 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और ये बॉम्बे में हुआ था और दूसरा हुआ था कोलकाता में, जिसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी, तो स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में पूछेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1929 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। और कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसका 18 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 16 अप्रैल 1916 को कहाँ हुआ था, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चंपा, और कौन किए थे फ्रेंड्स, तो महजरूल हक जो थे ना, उन्होंने ही होम रूल की स्थापना की थी बिहार के पटना में, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3/20। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 67 BPS से जो कैंसिल हो गया था ना, ये उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हालांकि ये बहुत ईजी है बट ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी, तो किसके टाइम में छोड़ा था, तो बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी, तो असहयोग आंदोलन के टाइम में किए थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। और असहयोग आंदोलन का कार्यकाल 1920 से
22 तक था, जो 22 तक था, जो चौरा चौरी घटना हुई थी ना, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो 21 का क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें श्रीमती सरला देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती सरला देवी, श्रीमती साधना देवी, तो ये तीनों थी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो 9 अगस्त को क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कि ये जो करो मरो जो नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, तो 9 अगस्त को ही जो 0 आवर जो 8 अगस्त को पारित हो गया था, 9 अगस्त को 0 आवर करके सबको जेल में डाल दिए थे ना, तो उसी टाइम में राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में डाल दिए थे और ये बांकीपुर जेल में किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये 66 बीपीएससी में पूछ लिया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 22 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो ये मीरन को बनाया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 23 का आंसर हो जाएगा ए। और ये कौन थे मीरन? तो ये जो मीर जाफर थे ना, जो मीर जाफर जो प्लासी युद्ध के बाद नवाब बने थे, उन्हीं का बेटा थे मीरन, और मीरन को ही बिहार का उप नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है, और ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक है ना, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, और एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो बुक है ना, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, वो पूरा बुक मैंने करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इस ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो मोहम्मद सादिक किसके टाइम में आए थे फ्रेंड्स? तो 24 का आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और दाऊद खां कर्रानी को ही हरा करके जो अकबर है ना, वो बिहार को मुगल प्रांत में 1580 में उसको इंक्लूड कर लिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1580 में मुगल का वो क्या किया, सूबा प्रदान कर दिया गया था बिहार को, और अंतिम वहाँ पे शासक कौन थे? दाऊद खां कर्रानी को पराजित करके। नेक्स्ट है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी या मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ये 90% है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 26 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बिहार में ना नदी बहुत से है, और जो उत्तरी बिहार है ना, टोटल तो नदियों से ही है, और वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना गया है? धान के लिए उत्पादन के लिए ये खादर मिट्टी को माना गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, और पानी के साथ साथ मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और खादर मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये गंडक नदी को माना जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची महानंदा की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कोसी मेची एक परियोजना भी है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मेची महानंदा की सहायक नदी है, और महानंदा कौन है? तो महानंदा बिहार के सबसे पूर्वी भाग की नदी है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 29 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य गया में स्थित है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के कितनी जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं? तो टोटल 8 जिले करते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 31 का आंसर हो जाएगा सी। और ये ना आप मैप जब ये सब पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी, तो मैप जरूर देखेंगे, और मैप के थ्रू ना जैसे ही यहाँ पे ना ऐसे बिहार का मैप बनेगा, और यहीं से अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। तो पश्चिम चंपारण, यहाँ पे गोपालगंज, सारण, सिवान, यहाँ पे ये 4 हो गए, और यहाँ पे आ गया सिवान के बाद यहाँ पे भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर है, कैमूर और रोहतास है। तो ये 8 हो गए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली के हाजीपुर में है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये है बाण सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है। तो खरीफ फसल के उदाहरण में हो गया धान, ज्वार और बाजरा, ये तीनों खरीफ फसल का ही उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 34 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों होगा। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वर्मी कंपोस्ट पे अनुदान देने वाला बिहार बन गया है पहला राज्य। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 35 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है फ्रेंड्स। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या होता है, तो ये हमारा मान लीजिए कि बिहार है, तो उत्तर ये हो गया उत्तर, और पश्चिमी मतलब ये उत्तर पश्चिमी मतलब ज़्यादातर आपको ना चंपारण में, पश्चिम चंपारण में भी गन्ना ज़्यादा होता है, पूर्वी चंपारण में होता है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना की सर्वाधिक उत्पादन मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, तो ये सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है, तो ये भी सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है फ्रेंड्स। ये पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में स्थित है, तो इसलिए सी गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग किसे है, तो मगही, पान, कतरनी चावल, शाही लीची, ये सभी को प्राप्त है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार में महेश कुमार बंडवाल और सीएमई का एटलस भी मैं करवाई हूँ, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट था मैंने करवा दिया है, तो जाकर के आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर। कैमूर में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। सीवर में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गोपालगंज, नेक्स्ट है गोपालगंज क्या है, तो गोपालगंज लिंगानुपात में सबसे प्रथम स्थान पे है, जिसमें मतलब जो लिंगानुपात इन द सेंस क्या कि बिहार में 1000 से ज़्यादा वहाँ पे महिला है, तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, ध्यान रखिएगा। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण, अगर बिहार ऐसे होगा तो उत्तर से दक्षिण के लिए 345 है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और पूरब से पश्चिम बोलेगा ना तो 445 है। पूरब से पश्चिम 483, माफ़ कीजिएगा 483 है, 445 नहीं 483 है पूरब से पश्चिम, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लंबाई अगर बोलेगा तो 483, और अगर चौड़ाई बोलेगा जिसमें उत्तर से दक्षिण तक बोलेगा तो ये 345, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो आपको पता होगा, या फिर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा में टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीट 243 है, जिसमें 40 सीट आरक्षित है, जिसमें भी 38 सीटें क्या है, तो अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। 2 सीटें क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है, जिसमें कटोरिया और मनिहारी है, ध्यान रखिए, कटोरिया और मनिहारी, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन में ना इमामगंज भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमामगंज में अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र नहीं आरक्षित है, क्योंकि 2 ही सीट है फ्रेंड्स, तो कटोरिया और मनिहारी ये हमें कंफर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह थे, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा बी, श्री रामदयालु सिंह। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल अध्यादेश 213 अनुच्छेद से करता है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और राज्यपाल और अगर राष्ट्रपति बोले ना तो राष्ट्रपति 123 से अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यहाँ पे सामूहिक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से अगर बोला जाए ना तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाई में विभाजित किया गया है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 5 भागों में। नेक्स्ट
नेक्स्ट है किस राज्य किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है, तो ये किसी राज्य का सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, तो ध्यान रखिएगा 47 का आंसर सी। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद कार्यालय है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, फिर ध्यान रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन CDPO में पूछ लिया था 2022 में। तो आपको बता दें फ्रेंड्स ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है, और इसी तरीके से मैं सेट में ना 51 सेट है तो मैं डेली कंप्लीट कर दूंगी। मैं ये सेट में डेली अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।